है आप सभी का द एग्जाम प्रिपरेशन हब में। आज की हमारी क्लास आधुनिक भारत के इतिहास में संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार के गठन पर आधारित होगी। इससे जुड़े हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्वतंत्र भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की? तो स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम प्रस्तुत करने वाले कौन थे? तो स्वराज पार्टी ने सर्वप्रथम संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया। कब? 1934 ईस्वी में। और कांग्रेस के द्वारा कब किया गया? तो 1936 ईस्वी में, 1936। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग, किसने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था? तो कैबिनेट मिशन योजना ने भारत में संविधान सभा के गठन का विचार दिया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तो संविधान सभा जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया का गठन किस आधार पर किया गया था? तो कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत या आधार पे संविधान सभा का गठन किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि हुआ था संविधान सभा में। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो 1946 में भारत की संविधान सभा किसके द्वारा चुनी गई थी? तो प्रांतीय सभाओं द्वारा 1946 में भारत की संविधान सभा चुनी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। संविधान सभा का पहला अधिवेशन कब हुआ? 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का पहला अधिवेशन हुआ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। संविधान सभा के अस्थायी अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी अस्थायी अध्यक्ष थे संविधान सभा के। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुत्व संपन्न संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद। प्रथम अध्यक्ष कौन थे अस्थायी रूप से? तो सच्चिदानंद सिन्हा जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो संविधान सभा की पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष कौन था? तो पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पांडु लेखन समिति का अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर। किसने ब्रिटिश युग की केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली तथा स्वतंत्र भारत की संसद में लोकसभा अध्यक्ष का पद संभाला था? तो जीवी मावलंकर ने लोकसभा अध्यक्ष का पद भी संभाला था। ठीक है, आगे बात करेंगे वह कौन प्रथम कांग्रेस नेता था जिसने सलाह दी कि देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए? देवनागरी में लिखी हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, यह सलाह किसने दिया? तो महात्मा गांधी जी ने यह सलाह दी। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अंतरिम सरकार का गठन। वर्ष 1946 ईस्वी में गठित अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की? तो अंतरिम कैबिनेट की अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति कौन थे जो 1946 में गठित की गई? जवाहरलाल नेहरू जी, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? तो जवाहरलाल नेहरू जी के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 ईस्वी को होता है। कब हुआ? 2 सितंबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे तो 1946 की अंतरिम सरकार के संबंध में सही तथ्य क्या सब है? तो वायसराय कार्यकारी परिषद के अध्यक्ष थे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वायसराय की कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष थे। अंतरिम सरकार के सदस्य वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। ठीक है, ये सब सही बात कथन है। आगे बात करेंगे 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो खाद्य एवं कृषि विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास था, जो 1946 की अंतरिम सरकार बनी थी। अंतरिम सरकार जो 1946 में रेल मंत्रालय का कार्य कौन देखता था? तो रेल मंत्रालय का कार्य देखने वाले कौन? तो आसफ अली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड वेवल के प्रयास से अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए? तो मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए? तो 5 सदस्य। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग के कितने सदस्य शामिल हुए? तो 5 सदस्य शामिल हुए। कब? 26 अक्टूबर 1946 ईस्वी को। ठीक है, 1946 में भारतीय मुस्लिम लीग को अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया। तब लियाकत अली खां को कौन सा विभाग दिया गया? तो लियाकत अली खां कौन सा विभाग संभालते थे? तो वित्त विभाग लियाकत अली खां संभालते थे। ठीक है,
आगे बात करेंगे तो 1946 के चुनाव के पश्चात मुस्लिम लीग ने किस प्रांत में अपनी सरकार बनाई थी? तो बंगाल में मुस्लिम लीग ने अपनी सरकार बनाई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस हेतु कौन सी तिथि सुनिश्चित की? तो सीधी कार्यवाही दिवस के लिए 16 अगस्त 1946 ईस्वी को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है, 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग ने चुना था। सीधी कार्यवाही दिवस में दंगों का प्रमुख केंद्र क्या था? जहां दंगा हुआ था प्रमुख केंद्र, तो नोआखाली में सबसे अधिक दंगा हुआ था, नोआखाली। वे चाहे खुद को मुसलमान, हिंदू या कुछ भी और बताते हो, जब वे बर्बर होकर निर्मम हत्याएं करते हैं तो उसे असहाय भाव से देखने की जगह मैं सर्वशक्तिमान से प्रार्थना करूंगा कि वह मुझे इस दुख भरी दुनिया से ले जाए। ये पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ किसकी है? तो महात्मा गांधी जी की है, MK गांधी जी की है, मोहनदास करमचंद गांधी जी की है ये कथन। ठीक है, आगे बात करेंगे तो अभिरक्षण की मांग करने वाले मुसलमान मूर्ख तथा इसे अस्वीकार करने वाले उनसे ज़्यादा मूर्ख हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसका है? अबुल कलाम आज़ाद जी का है। ठीक है, नेक्स्ट कथन की बात करेंगे तो हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। ठीक है, वर्ष 1946 में यह बात किसने कही? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुस्लिमों द्वारा जो दंगे हो रहे थे इसके उपरांत ये बातें कही। तो नेक्स्ट बात करेंगे 1946 में मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो 1946 में जो मेरठ में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता JB कृपलानी जी ने किया। कब? 23 नवंबर 1946 को यह अधिवेशन हुआ था। अब हम लोग बात करेंगे भारत का विभाजन। क्या बात करेंगे? भारत का विभाजन एवं भारत को मिली स्वतंत्रता। ठीक है, इससे जुड़े क्वेश्चन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन इससे है, भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर कब समाप्त हो गया था? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार करने के साथ ही भारत के विभाजन को टालने का अंतिम अवसर समाप्त हो गया था। क्या हो गया था? समाप्त हो गया था। मुस्लिम लीग 29 जुलाई 1946 ईस्वी को कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर देता है, जिस कारण भारत का विभाजन होना तय हो जाता है। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय के रूप में भारत क्यों भेजा गया था? यथासंभव भारत को संयुक्त रखने के विशेष हिदायत के साथ माउंटबेटन को भारत वायसराय बना के इसलिए भेजा गया था क्योंकि जितना संभव हो सके भारत को संयुक्त रखे। ठीक है, यह हिदायत दी गई थी। नेक्स्ट बात करेंगे तो भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान किसके मस्तिष्क की उपज थी? तो बाल्कन प्लान लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की उपज थी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाल्कन प्लान किसकी मस्तिष्क में आया था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के दिमाग में ये बातें आई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब यह घोषणा की कि जून 1948 तक उत्तरदायी सत्ता भारतीयों के हाथों में हस्तांतरण कर दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जून 1948 तक भारत का शासन भारत के लोगों को सौंप दिया जाएगा। यह ब्रिटिश के प्रधानमंत्री ने ब्रिटिश संसद में कब बोला, घोषणा किया? तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को यह घोषणा किया गया। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे जब एटली ने हाउस ऑफ कॉमन में सत्ता हस्तांतरण की घोषणा की थी? सत्ता हस्तांतरण की घोषणा एटली जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे उस समय उन्होंने कब की? 20 फरवरी 1947 ईस्वी को। तो 20 फरवरी 1947 ईस्वी को महात्मा गांधी जी कहाँ थे? तो नई दिल्ली में थे। कहाँ थे? नई दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग देखेंगे 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश के विभाजन के लिए मुख्य रूप से इसलिए सहमत हुई क्योंकि मतलब कांग्रेस क्यों सहमत हुई देश को विभाजन करने के लिए? वो जानेंगे। वे बड़े पैमाने पर संभावित सांप्रदायिक दंगों को बचाना चाहते थे। कांग्रेस को लगा कि अगर भारत का विभाजन को हम लोग रोकने का प्रयास करेंगे तो संभावित है कि कई जगहों पर सांप्रदायिक धर्म के रूप में धर्म से संबंधित हिंसा हो सकती है। इसलिए कांग्रेस ने यह मान लिया कि भारत का विभाजन करना ही उचित होगा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग तो भारत के विभाजन के विकल्प के रूप में गांधी जी ने माउंटबेटन को सुझाया था कि वे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें। महात्मा गांधी ने क्या सुझाव दिया कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करें, क्योंकि भारत का महात्मा गांधी विभाजन नहीं चाहते थे, इसलिए वो कहते थे जिन्ना को सरकार बनाने के लिए
आमंत्रित कर दे। ठीक है, बात करेंगे भारत विभाजन के समय विभाजन काउंसिल के अध्यक्षता किसने की? तो विभाजन काउंसिल की अध्यक्षता करने वाले लॉर्ड माउंटबेटन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता में बनी विभाजन परिषद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने अध्यक्ष मतलब प्रतिनिधित्व किए थे। ठीक है, आगे बात करेंगे भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना किस नाम से जानी जाती है? कि भारतीयों को भारत का सत्ता सौंप दिया जाएगा, इस योजना को हम किस नाम से जानते हैं? तो माउंटबेटन योजना के नाम से हम लोग जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? माउंटबेटन योजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, आगे बात करेंगे तो भारत के विभाजन से संबंधित माउंटबेटन योजना की सरकारी तौर पर घोषणा कब हुई? 3 जून 1947 ईस्वी को लॉर्ड माउंटबेटन योजना की सरकारी रूप से घोषणा हुई। ठीक है, आगे बात करेंगे माउंटबेटन योजना जो 3 जून 1947 ने किन प्रांतों में लोक निर्णय या संस्तुति की थी? तो सिंध, बलूचिस्तान, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में ने लोक निर्णय प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे तो नई दिल्ली में 1947 ईस्वी में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में किसने विभाजन के प्रस्ताव का समर्थन किया था? तो अबुल कलाम आजाद, नेहरू तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 1947 के कांग्रेस कमेटी की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव के पारित होने को राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण के रूप में लिया था। किसने? डॉक्टर किचलू ने। विभाजन के प्रबल विरोधी थे डॉक्टर किचलू। राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण। ठीक है, राष्ट्रवाद संप्रदाय के कारण समर्पण कर दिया। ठीक है, यह डॉक्टर किचलू जी ने कहा था। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की 14-15 जून 1947 को संपन्न हुई बैठक में भारत विभाजन के विपक्ष में किसने मतदान किया? तो खान अब्दुल गफ्फार खां, डॉक्टर किचलू तथा पुरुषोत्तम दास टंडन ने भारत विभाजन के विपक्ष में। कब हुआ था यह वोट? 14-15 जून 1947 ईस्वी को। लेकिन इन तीनों ने इसका विपक्ष में मत दिया था कि भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए था। आगे बात करेंगे 15 जून 1947 को कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी जी, जो जिस अधिवेशन में भारत के विभाजन का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ उसमें अध्यक्ष जेबी कृपलानी जी थे। ठीक है, रेड क्लिफ समिति किस लिए नियुक्त की गई? तो रेड क्लिफ समिति आप लोग जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच सीमाओं को निर्धारित करने के लिए। भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सा सीमा है? तो रेड क्लिफ सीमा है। ठीक है, इसके लिए रेड क्लिफ समिति की नियुक्ति हुई कब? 30 जून 1947 ईस्वी को। ठीक है, आगे बात करेंगे भारत विभाजन के संदर्भ में 1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो रेड क्लिफ साहब ने किया था। ठीक है, 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन के विरुद्ध किस पार्टी ने काला दिवस? 3 जुलाई 1947 को किस पार्टी ने काला दिवस के रूप में मनाया? तो हिंदू महासभा ने। क्यों मनाया? क्योंकि भारत विभाजन का इन्होंने विरोध किया था। ठीक है, आगे बात करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली द्वारा हाउस ऑफ कॉमन कब पेश किया गया? तो हाउस ऑफ कॉमन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने 4 जुलाई 1947 को प्रस्तुत किया। कब किया? 4 जुलाई 1947 ईस्वी को प्रस्तुत किया। ठीक है, आगे बात करेंगे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ कॉमन द्वारा कब पारित किया गया? तो हाउस ऑफ कॉमन द्वारा भारतीय स्वतंत्रता विधेयक प्रस्तुत कब हुआ? तो प्रस्तुत हुआ 4 जुलाई 1947 ईस्वी को। याद रखिएगा किसके द्वारा? तो ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली के द्वारा। और हाउस ऑफ कॉमन ने कब पारित कर दिया? तो 15 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ कॉमन ने भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया। ठीक है,
आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे भारतीय स्वतंत्रता विधेयक हाउस ऑफ लॉर्ड्स द्वारा कब पारित हुआ। तो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कब पारित किया? हाउस ऑफ लॉर्ड्स भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित 16 जुलाई 1947 ईस्वी को किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 15 जुलाई को हाउस ऑफ कॉमन ने पारित किया और 16 जुलाई 1947 को हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने पारित किया। ठीक है, आगे बात करेंगे तो भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को राजकीय स्वीकृति कब प्रदान किया गया? मतलब अर्थात अंग्रेज की मतलब रानी ब्रिटिश ताज ने कब स्वीकार किया है? भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को ब्रिटिश ताज के द्वारा कब स्वीकृति मिली? तो 18 जुलाई 1947 ईस्वी को स्वीकृति मिली। आप टाइमलाइन याद रखिएगा। ठीक है, 4 जुलाई 1947 ईस्वी को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक ब्रिटिश के प्रधानमंत्री एटली के द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में लाया गया। हाउस ऑफ कॉमन ने 15 जुलाई 1947 ईस्वी को इस विधेयक को भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पास किया। उसके बाद हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने 16 जुलाई 1947 को पारित किया और उसके बाद 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश ताज ने भी भारतीय स्वतंत्रता विधेयक को पारित किया। ठीक है, आगे बात करेंगे पाकिस्तान का निर्माण कब हुआ। तो पाकिस्तान का निर्माण भारत विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 ईस्वी को पाकिस्तान का निर्माण किया गया। ठीक है, आगे देखेंगे 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को अंतरिम संसद के रूप में किसने सत्ता ग्रहण की? तो संविधान सभा ने अंतरिम संसद के रूप में सत्ता को हासिल किया। ठीक है, आगे बात करेंगे 14 से 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि केंद्रीय असेंबली में इंकलाब का गीत हिंदुस्तान हमारा तथा जन गण मन किसने गाया था? तो असेंबली में इंकलाब का गीत कौन था? हिंदुस्तान हमारा। और जन गण मन किसका गीत था, गाना है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी का। ये किसने गाया? तो MM सुब्बुलक्ष्मी जी ने यह गीत गाया था। ठीक है, आगे बात करेंगे 15 अगस्त 1947 में भारत को मिली आज़ादी के वक्त क्या समय था? तो आधी रात्रि थी, मतलब आधी रात में हमें आज़ादी मिली, मध्य रात्रि को हम लोग आज़ाद हुए। ठीक है, आज़ादी के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसने की? तो गवर्नर जनरल ने भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति की गई थी। क्या की गई थी? नियुक्ति की गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी थे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? कानून मंत्री कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। VR अंबेडकर साहब भारत के प्रथम विधि मंत्री, कानून मंत्री थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। नेक्स्ट देखेंगे किसका स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल 1947 का पोर्टफोलियो उनके अंतरिम सरकार 1946 के पोर्टफोलियो से भिन्न था? तो अंतरिम सरकार में कोई और पद मिला था और मंत्री मतलब भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में कोई और पद मिला। तो कौन थे? CH भाभा, जो पहले थे वाणिज्य मंत्री से हुए खनन एवं शक्ति मंत्री बनाए गए। मतलब प्रथम मंत्री स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में उनको कोई अलग पद मिला और वे अंतरिम सरकार में पहले कोई अलग पद पर थे। वो कौन थे? तो CH भाभा जी थे, जिनको वाणिज्य विभाग से खनन एवं शक्ति विभाग दे दिया गया। आगे बात करेंगे हम लोग तो 1947 ईस्वी में भारत विभाजन के बाद किसे संयुक्त रक्षा समिति, जिसे सैनिक कर्मचारी हथियारों व युद्ध सामग्रियों के विभाजन की जिम्मेदारी सौंपी गई, का सर्वोच्च सेनापति बनाया गया? किसे? तो आंचिन लेक को सर्वोच्च सेनापति बनाया गया, जो हथियार युद्ध सामग्रियों का विभाजन कर सके। आंचिन लेक को। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे बात करेंगे तो अंग्रेजों द्वारा भारतीयों को 15 अगस्त 1947 ईस्वी में सत्ता हस्तांतरित किए जाने के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो जब अंग्रेज भारत को स्वतंत्र किया, भारतीयों को सत्ता दिया, तो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो JV कृपलानी जी थे। ठीक है, आगे बात करेंगे 15 अगस्त 1947 को जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन के समय भारत आज़ाद हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज अर्थात ब्रिटेन का राजा कौन था? ब्रिटिश राजा कौन था? महाराज कौन था? तो जॉर्ज खस्टम। ठीक है,
भारत जब स्वतंत्र हुआ तो उस समय अंग्रेजी महाराज या ब्रिटेन का ताज, ब्रिटेन का राजा जॉर्ज खस्टम था। ठीक है, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब, एग्जाम में आती रहती है सब। कौन भारत की स्वतंत्रता के समय कौन कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे, कौन अंग्रेजों के राजा हुए करते थे, कौन भारत का गवर्नर जनरल था, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, उस समय कौन गवर्नर जनरल था, ये सब बहुत सारी बातें पूछी जाती। ठीक है, जब भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई तो उस समय के ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन में किस पार्टी का सरकार था? तो लेबर पार्टी का था। किस पार्टी का? लेबर पार्टी का। तो ये भी क्वेश्चन बनता है इसके बाद कि भारत के स्वतंत्र होते समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली साहब थे। कब से कब तक रहे? 1945 से 1951 ईस्वी के बीच। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। 19 अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कौन नेता कहीं भी सम्मिलित नहीं हुआ? तो महात्मा गांधी जी कहीं भी सम्मिलित नहीं हुए। स्वतंत्रता दिवस के समारोह में कहीं भी वो सम्मिलित नहीं हुए। तो महात्मा गांधी जी नहीं हुए कहीं भी सम्मिलित, क्योंकि उन्हें आघात पहुंचा था। वो भारत का विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन भारत का विभाजन हो गया, जिस कारण वो दुख में थे और वह कहीं भी स्वतंत्रता दिवस के समारोह में नहीं गए। ठीक है, महात्मा गांधी थे तब कहाँ? नोआखली में, बंगाल जहाँ में थे। ठीक है, मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। मेरा अंतिम उद्देश्य प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछना होगा। यह कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने यह कथन कहा। क्या कहा? मेरा अंतिम उद्देश्य, मेरा लास्ट लक्ष्य क्या है? प्रत्येक व्यक्ति के आंख से आंसू पोंछ दूं। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। किसने कहा? ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। यह किसने कहा? तो लॉर्ड एटली ने ये बातें कही कि ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे भारत का विभाजन हो। तो कोई आरोप नहीं लगाए कि ब्रिटिश सरकार ने भारत का विभाजन किया। ये बातें लॉर्ड एटली ने कहा। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है, आगे बात करेंगे। सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। यह किसने कहा? माइकल ब्रीचर। बिल्कुल सही बात कहें, माइकल ब्रीचर कहते हैं कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था, कि हमें सत्ता मिले, हमें सत्ता मिले, हम सत्ता में आए, हम सत्ता में आए, जिस कारण भारत का विभाजन किया गया। दोनों जगह दो महत्वाकांक्षी लोग अपने सत्ता में आ गए। ठीक है, माइकल ब्रीचर ने यह बात कहा कि सत्ता का लालच भी भारत के विभाजन को स्वीकार करने का एक कारण था। आगे बात करेंगे हम लोग। बात करेंगे किसने कहा कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि भारत का एकीकरण था। के.एम. पन्नीकर साहब कहते हैं कि ब्रिटिश शासन की सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपलब्धि क्या था? भारत का एकीकरण था। लेकिन जब वो भारत से गए तो भारत का दुर्भाग्यपूर्ण विभाजन हो गया। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था। यह कथन किसका है? तो भारतीय राष्ट्रवाद ब्रिटिश राज का शिशु था, मतलब ब्रिटिश राज का बच्चा था। यह कथन किसने कहा? तो आर कुपलैंड ने यह कथन कहा। ठीक है, आगे बात करेंगे। तो माउंटबेटन के जाने के पश्चात किसने गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया? तो सी राजगोपालाचारी जी ने 1948 से 50 ईस्वी के बीच माउंटबेटन साहब के जाने के बाद गवर्नर जनरल का पद संभाले। ठीक है, कार्य संभाला। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी जी स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल हुए, सी राजगोपालाचारी। उसके बाद यह पद समाप्त कर दिया गया। ठीक है, आगे बात करेंगे। ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के पश्चात जवाहरलाल नेहरू को याद दिलाते हुए कि स्वतंत्रता भारत को मिली है, ना कि कांग्रेस को, यह आग्रह किसने किया कि कैबिनेट निर्माण में दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाना चाहिए। दलीय संबंध को ध्यान में रखे बिना योग्यतम, जो योग्य व्यक्ति है उसको भारत सरकार में शामिल किया जाना चाहिए। तो यह कथन किसने कहा? तो महात्मा गांधी जी ने कहा। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग। तो अंग्रेजों के विषय में सत्य कथन क्या सब है? अंग्रेजों के विषय में सत्य कथन क्या है?
तो सत्य कथन क्या है, अंग्रेजों ने भारत को 1947 ईस्वी में स्वतंत्रता प्रदान कर दी। ठीक है, अंग्रेज द्वितीय विश्व युद्ध में निर्बल हो चुके थे, अंग्रेजों के पास शक्ति नहीं था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, इसलिए भी वो भारत को से छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? हमारे जीवन से प्रकाश चला गया, यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू जी का है। क्यों? क्योंकि गांधी जी की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत में 15 अगस्त 1947 ईस्वी के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? पुर्तगीज के विरुद्ध, क्योंकि भारत के स्वतंत्रता के बाद भी गोवा पुर्तगालियों के पास ही था। ठीक है, आगे बात करेंगे तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी के भारत के बाद भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा बना रहा। लगभग 1961 में पुर्तगालियों ने गोवा पर से अपना अधिकार समाप्त किया था। ठीक है, मतलब सबसे पहले भारत आया पुर्तगाल और सबसे बाद भारत से गया कौन? पुर्तगाली। ठीक है, आगे बात करेंगे, भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी किसने ठहराया? लॉर्ड माउंटबेटन जी ने यह बात कही कि भारत विभाजन में सर्वाधिक उत्तरदायी कौन है, सबसे बड़ा हाथ किसका है भारत के विभाजन में? तो किसका है? तो मोहम्मद अली जिन्ना का। ये बातें किसने कही? तो लॉर्ड माउंटबेटन जी ने ये बातें कही। ठीक है, कि भारत के विभाजन में सर्वाधिक हाथ मोहम्मद अली जिन्ना जी का था। ठीक है, आगे बात करेंगे, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 26 जनवरी 1930 ईस्वी को कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए इस भारत का संविधान भी 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था। भारत कब एक संप्रभु गणराज्य बना? अभी बताएं, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत का संविधान लागू हुआ भारत में, तो भारत एक संप्रभु गणराज्य बना था। ठीक है, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू। आज हम लोगों ने संविधान सभा एवं अंतरिम सरकार का गठन के बारे में जाना, भारत के विभाजन एवं स्वतंत्रता के बारे में भी जाना। ठीक है।